हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज बच्चों हमें बात करनी है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूल सेल्स। और फ्यूल सेल्स में बच्चों हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, हम बात करेंगे ये फ्यूल सेल्स दरअसल होते क्या हैं, हम बात करेंगे फ्यूल सेल्स के सेटअप की, हम डिस्कस करेंगे बच्चों जो केमिकल रिएक्शंस फ्यूल सेल्स में प्रोसीड होती हैं, हम बात करेंगे बच्चों अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल्स, और हम बात करेंगे बच्चों द एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल्स। तो ये तमाम बातें बच्चों हमें आज की इस क्लास में करनी है वन बाय वन। तो शुरुआत करते हैं बच्चों कि दरअसल फ्यूल सेल्स होते क्या हैं। तो बच्चों फ्यूल सेल्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये अपने आप में गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं। कुछ गैल्वेनिक सेल्स इस टाइप के होते हैं जिनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो फ्यूल्स के कंबसन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, उनको वो कन्वर्ट करके डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टाइप के जो गैल्वेनिक सेल्स होंगे बच्चों उनको हम बोलते हैं फ्यूल सेल्स। तो वी कैन डिफाइन द फ्यूल सेल्स एज द गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन्ड टू कन्वर्ट द energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cells. The galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cell. That is the definition of fuel cells. क्लियर बच्चों बात, यानी ये हुई बात फ्यूल सेल्स की डेफिनेशन की। अब फ्यूल सेल्स बच्चों कई टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्यूल्स। हम जिस टाइप के फ्यूल को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी टाइप की फ्यूल सेल्स की हम बात कर सकते हैं। अब जो तमाम टाइप के फ्यूल सेल्स हैं बच्चों, जितने भी टाइप के फ्यूल सेल्स हैं, आउट ऑफ दीज द मोस्ट सक्सेसफुल वन इज द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, जहां पर बच्चों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर रिएक्शन करती है एंड वाटर फॉर्म करती है। ये जो सेल्स होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं, ये जो फ्यूल सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे H2O2 फ्यूल सेल। तो आज बच्चों हमें आज की इस क्लास में मेनली हमें बात करनी है अबाउट द H2O2 फ्यूल सेल। और यही वो सेल है बच्चों जिसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। इसमें बच्चों हमें पता है कि यहां पर वाटर फॉर्म हो रहा है, तो जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो एस्ट्रोनॉट्स के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो सेल है बच्चों, ये जो फ्यूल सेल है दैट इज H2O2 फ्यूल सेल दैट वाज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। क्लियर। अब बात करें बच्चों इस सेल के सेटअप की कि इस सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो हमें बातें करनी है। तो बच्चों इस सेल की अगर बात की जाए तो यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड्स पोरस होते हैं जो कार्बन के होते हैं। टू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स बच्चों प्रेजेंट होते हैं और जिसमें फिल किया होता है बच्चों कैटलिस्ट, जो मेनली फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या फिर पैलेडियम होता है। ये बच्चों पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स एंड यहां पर बच्चों सप्लाई की जाती है एनोड की साइड बच्चों सप्लाई की जाएगी हाइड्रोजन गैस, यहां बच्चों हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाएगी, यहां बच्चों सप्लाई की जाएगी ऑक्सीजन गैस। ये है बच्चों पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जो फिल्ड होते हैं बच्चों, फिल्ड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होंगे बच्चों जिसमें फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट वहां पर प्रेजेंट होता है। कहां पर, इन पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स में। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों वहां पर एनोड की साइड से इसमें हाइड्रोजन गैस पास की जाती है एंड कैथोड की साइड से बच्चों यहां पर ऑक्सीजन गैस पास की जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होता है बच्चों, दैट इज कंसंट्रेटेड NaOH और KOH सॉल्यूशन। और ये एक्वस होता है बच्चों, कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH और KOH सॉल्यूशन फिल किया होता है बच्चों इन बिटवीन बोथ द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों सेटअप। अब यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी, यहां से ऑक्सीजन गैस आएगी, बीच में वाटर फॉर्म होगा बच्चों, तो यहां से
H2O निकल जाएगा बच्चों, यहां से H2O बाहर निकलता है। ये है सेटअप ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। इस सेल की अगर हम बात करें बच्चों तो इस सेल में 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसमें फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेंगे। टुवर्ड्स द एनोड साइड हाइड्रोजन गैस अप्लाई की जाएगी एंड फ्रॉम दी कैथोड साइड ऑक्सीजन गैस अप्लाई की जाएगी बच्चों। ये गैसेस सप्लाई होंगी, वहां पर रिएक्शन करेंगी, वाटर फॉर्म करेंगी, H2 बाहर निकल जाएगा और इन बिटवीन द बोथ दीज इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है बच्चों, दैट इज द कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ये बात हुई बच्चों इस सेल के सेटअप की। क्लियर, अब बात करें बच्चों सेल रिएक्शंस की। हमें बात करनी है अबाउट द सेल रिएक्शन जो फ्यूल सेल में हो रही है, जो H2O2 फ्यूल सेल में होती है। सबसे पहले बच्चों बात करें कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो अगर बात करें एट एनोड, तो हमने अभी बात की थी बच्चों कि एनोड की साइड कौन सी गैस सप्लाई की जा रही है, एनोड की तरफ सप्लाई की जाती है बच्चों हाइड्रोजन गैस, दैट इज एनोड एंड दिस वन इज द कैथोड। तो एनोड पर बच्चों हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जा रही है, इट मीन्स यहां पर बच्चों हाइड्रोजन गैस जो है वो एनोड पर अपनी रिएक्शन शो करेगी। अब हमें पता है कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और बच्चों हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो हमें पता है ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगी बच्चों। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे H+ आयंस। अब जो H+ आयंस फॉर्म होंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर लेंगे बच्चों। तो होगा क्या, ट्वाइस नंबर ऑफ H2 will react with the 4 number of hydroxide ions in order to convert 4 number of H2O and will release 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन होती है बच्चों एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा बच्चों तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी H+ आयंस में। और ये जो H+ आयंस है बच्चों, ये कंबाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट के हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ, और कंबाइन होकर बच्चों वो बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हमें एनोड पर वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन दिखती है। क्लियर, तो ये हुई बच्चों बात रिएक्शन एट एनोड। अब हम बात करें रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर रिएक्शन की अगर हम बात करें बच्चों एट कैथोड, तो हम देख पा रहे हैं कि कैथोड पर कौन सी गैस अप्लाई की जा रही है, कैथोड पर सप्लाई की जा रही है बच्चों ऑक्सीजन गैस। इट मींस यहां पर ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन, ऑक्सीजन का बच्चों रिडक्शन होगा। तो जब ऑक्सीजन रिड्यूस होगी तो ये कंबाइन होगी बच्चों, ये रिएक्ट करेगी ट्वाइस नंबर ऑफ H2 के साथ एंड विल एक्सेप्ट 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बच्चों ये बना देगी 4 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। 4 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आपको मिल जाएंगे कहां पर, आपको ये मिल जाएंगे कैथोड पर। यानी कैथोड पर हुआ बच्चों रिडक्शन, किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का। इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ट्वाइस नंबर ऑफ H2 से कंबाइन हुई और इसने बना दिए 4 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो आपको कैथोड पर मिलते हैं बच्चों 4 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। अब यहां पर अगर हम बात करें नेट सेल रिएक्शन की, या फिर हम बात करें ओवरऑल रिएक्शन की, तो ओवरऑल रिएक्शन की बच्चों अगर हम बात करें तो हम इनको कंबाइन कर देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर जो ओवरऑल रिएक्शन होगी दैट विल बी ट्वाइस H2। यहां पर जो 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, इन 4 हाइड्रोक्साइड के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर ट्वाइस H2 है, यहां पर 4 H2 है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास 4 नंबर ऑफ H2O बच जाएंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं बच्चों ट्वाइस H2 प्लस O2, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। ये रिएक्शन होती है बच्चों नेट सेल रिएक्शन, दैट इज द नेट सेल रिएक्शन ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। तो एक तरह से हम देख पा रहे हैं बच्चों कि H2O2 फ्यूल सेल में जो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन हो रही है एंड वाटर वहां पर फॉर्म हो रहा है। वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, वहां पर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर, तो ये बात हुई बच्चों अबाउट द सेल रिएक्शंस ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। क्लियर,
अब बात करें बच्चों अबाउट दी एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, यानी हमें बात करनी है बच्चों फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस की। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया बच्चों, जब हम सेटअप समझ रहे थे फ्यूल सेल का, तो वहां पर हम देख पा रहे थे कि वहां पर एनोड और कैथोड की साइड हम फ्यूल्स कंटिन्यूसली सप्लाई करते जा रहे हैं। तो जब बच्चों इन सेल्स में फ्यूल का कंटिन्यूसली सप्लाई होता है तो ये सेल्स कभी डेड नहीं होते, ये सेल्स कभी डेड नहीं होते बच्चों, बिकॉज वहां पर फ्यूल्स की कंटिन्यूसली सप्लाई की जा रही है। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द सेल। अब हम बात करें बच्चों अबाउट द सेकंड एडवांटेज, तो बच्चों ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी लेने की, तो फ्यूल सेल से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहां पर जो एफिशिएंसी आती है वो नियर अबाउट 70% एफिशिएंसी इनकी आती है। अगर हम बात करें थर्मल प्लांट्स की, तो वहां पर जो एफिशिएंसी होती है बच्चों वो ओनली 40% होती है। इट मींस फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी इज नियर अबाउट 70% एज कंपेयर्ड टू द 40% of the thermal plants. Clear? That is the second advantage of the fuel cell. अब बात करें बच्चों द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल्स कभी भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, दे आर पॉल्यूशन फ्री। तो जैसा कि हमने अभी जो रिएक्शंस देखी वहां पर, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें फ्यूल सेल्स के कंप्लीट सेटअप की बात करें, तो वहां पर ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ऐसे कोई भी वहां पर आयंस फॉर्म नहीं हो रहे हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। तो वी कैन से दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, दे आर पॉल्यूशन फ्री। क्लियर? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। ये कुछ बच्चों फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस हैं। ये कभी डेड नहीं होते, इनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है नियर अबाउट 70%, और ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। क्लियर? अब बात करें बच्चों अबाउट दी थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स, यानी फ्यूल सेल्स की थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी की अगर बात करें बच्चों, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया जाता है। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों नीटा से, एंड नीटा इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट thermodynamic efficiency of the fuel cell. With the help of this formula we can easily calculate the thermodynamic efficiency of a fuel cell, that is neta equals to delta G upon delta H into 100. Clear? That's the thermodynamic efficiency of fuel cell. ओके तो अभी तक बच्चों हमने फ्यूल सेल के बारे में काफी सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, हमने काफी तारीफें कर ली फ्यूल सेल की, हमने बात कर ली फ्यूल सेल के एडवांटेजेस की। अब हमें यह लग रहा है कि फ्यूल सेल से बेटर तो कुछ है ही नहीं, क्यों ना दुनिया की हर जगह फ्यूल सेल ही यूज किया जाए। बट अगर हम अपनी डेली लाइफ देखें बच्चों, हम अपनी पर्सनल रूटीन लाइफ देखें, तो फ्यूल सेल का इतना यूज हमें नहीं दिख पा रहा है बच्चों। हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे सेल्स यूज कर रहे होते हैं, बट फ्यूल सेल का यूज इतना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं बच्चों, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं फ्यूल सेल के कंस्ट्रक्शन में, ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो फ्यूल सेल के कंस्ट्रक्शन में आ रही है, उसकी हमें बातें करनी है बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है अब हम बात करेंगे बच्चों अबाउट द डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जब हम H2O2 फ्यूल सेल का सेटअप स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर हमने बात की कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जो फ्यूल हम सप्लाई करते हैं बच्चों, वो गैसियस फॉर्म में होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस हम सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों, वहां पर जो कैटलिस्ट फिल किया है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज कर रखा है बच्चों, वो लिक्विड फेज में होता है। तो इस तरह से जो एक फ्यूल सेल होता है बच्चों, वहां पर तीनों फेजेस काम में आ रही होती है। वहां पर सॉलिड कैटलिस्ट होता है, वहां पर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वहां पर गैसियस फ्यूल होता है। तो इस तरह से वहां पर तीनों फेजेस काम में आ रही है बच्चों, और इन तीनों फेजेस को कंबाइन रख पाना, इन तीनों फेजेस में कोऑर्डिनेशन बना पाना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। So that's the one of the difficulty that we face during the construction of fuel cell. अब हम बात करें बच्चों अबाउट द नेक्स्ट डिफिकल्टी। तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है बच्चों, जो फ्यूल सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसकी जो नेचर है वो कोरोसिव नेचर होती है बच्चों। तो जो कोरोसिवनेस है इलेक्ट्रोलाइट की, वो भी अपने आप में एक डिफिकल्टी है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल।
अगली डिफिकल्टी की बात करें बच्चों, तो जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, जो कैटलिस्ट फ्यूल सेल में यूज हो रहा है बच्चों, वो काफी कॉस्टली होता है, काफी हाई कॉस्ट होती है कैटलिस्ट की, बिकॉज वहां पर हम प्लेटिनम यूज कर रहे होते हैं, पैलेडियम यूज कर रहे होते हैं, सिल्वर यूज कर रहे होते हैं, तो ये सारी अपने आप में एक कॉस्टली मेटल्स होती हैं बच्चों। तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी एक तरह से डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। अब अगली डिफिकल्टी की बात करें बच्चों, तो यहां पर जो हमने गैसियस फ्यूल ले रखा है, उस गैसियस फ्यूल को लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर पर हैंडल करना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, अपने आप में वो एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ये भी अपने आप में एक डिफिकल्टी है बच्चों कि जो फ्यूल हमने ले रखा है गैसियस फॉर्म में, उसको लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर पे हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये हुई बच्चों बातें अबाउट दी डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूल सेल। हमने बात की बच्चों कि फ्यूल सेल में तीनों फेजेस होती हैं, वहां पर सॉलिड कैटलिस्ट है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एंड गैसियस फ्यूल है, उनको हैंडल करना मुश्किल होता है बच्चों, वो अपने आप में एक डिफिकल्टी है। हमने बात की बच्चों कि जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है वो कोरोसिव नेचर का होता है, वो भी एक डिफिकल्टी है। हमने बात की कि जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो काफी हाई कॉस्ट का होता है बच्चों, वो काफी कॉस्टली मेटल्स होती हैं, तो ये भी अपने आप में एक इकोनॉमिक डिफिकल्टी है बच्चों। और फाइनली हमने बात की कि जो गैसियस फ्यूल ले रखा है उसको लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर पर हैंडल करना अपने आप में एक डिफिकल्टी है। सो दैट्स द डिफिकल्टी दैट वी फेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूल सेल। क्लियर? तो ये बातें हुई बच्चों अबाउट द फ्यूल सेल्स। तो आज हमने फ्यूल सेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर ली। आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।